हेलो फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, जिसमें हम ये सप्लाई कॉन्सेप्ट होता क्या है, उसका मीनिंग क्या है और इसकी क्यों इतनी इम्पोर्टेंस इकोनॉमी के अंदर होती है। इन सभी टॉपिक को हम वन बाय वन इसे डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड क्या है, उसके बारे में हमने पूरी तरीके से डीपली जाके इसे एक्सप्लेन किया है, जो अवेलेबल है हमारे प्लेलिस्ट में। आज के इस टॉपिक में हम उसकी जो इकोनॉमी के अंदर जो सेकेंड जो मेथड होते हैं, जो इम्पोर्टेंट देते हैं सप्लाई साइड को, उसे आज हम डिस्कस करेंगे। जिस तरह से डिमांड ये प्रेजेंट करता है कंज्यूमर साइड को, तो ये सप्लाई प्रेजेंट करता है प्रोड्यूसर, जो प्रोडक्शन लेने वाले जो प्रोड्यूसर होते हैं, इनकी साइड से किस तरह से ये जब यहाँ पे डील करते हैं कंज्यूमर के साथ उस कमोडिटी को लेके, तो मार्केट के अंदर क्या ये मेथड है सप्लाई का, इसी को ही आज इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे। जिस तरह से किसी भी कमोडिटी की जब प्राइस यहाँ पे डिसाइड होती है, जिस तरह से डिमांड साइड को यहाँ पे इम्पोर्टेंट देते हैं, उसी तरह से यहाँ पे सप्लाई साइड को भी एक इम्पोर्टेंट अपना रोल यहाँ पे निभाता है। जहाँ पे सप्लाई और डिमांड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तभी जाके उस गुड्स की प्राइस यहाँ पे डिसाइड होती है। तो हम इन शॉर्टली कहे, इकोनॉमी के अंदर डिमांड साइड और सप्लाई साइड, इन दोनों कॉन्सेप्ट को स्टडी करना इम्पोर्टेंट है, और इकोनॉमी के अंदर इन दोनों को यहाँ पे इम्पोर्टेंस माने जाते हैं और उनका अहम रोल इकोनॉमी के अंदर होता है। जिस तरह से हमने डिमांड साइड को, या हम कहे डिमांड कॉन्सेप्ट को किस तरह से यहाँ पे वन बाय वन वीडियो के साथ इसे एक्सप्लेन किए, उसी तरह से हम कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई को भी पूरी तरीके से डिटेल में हम इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो एक तरह से हम देखें, अगर कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई को अगर इसका स्टडी अगर नहीं करते हैं, तो ये प्राइस थ्योरी में ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से फेल होती है। या हम कहें प्राइस थ्योरी सप्लाई साइड को या सप्लाई कॉन्सेप्ट को अगर स्टडी नहीं करते हैं, तो प्राइस थ्योरी फेल होती हुई दिखाई देती है। सप्लाई का मीनिंग होता है जब प्रोड्यूसर किसी कमोडिटी की जब यहाँ पे सेल करता है कंज्यूमर को, तब वो एक क्वांटिटी, प्राइस, प्लेस और टाइम, इन चारों मेथड को यहाँ पे नज़र रखते हुए ही, उसका स्टडी करते हुए ही ये प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होती है। जहाँ पे प्रोड्यूसर एक ऐसे डील करता है कंज्यूमर के साथ, जहाँ पे वो प्रोडक्ट का सेल करता है, जो कंज्यूमर उनको जो ज़रूरत है, इसकी क्या मार्केट के अंदर उसकी क्या ज़रूरत लेके कंज्यूमर मार्केट के अंदर आते हैं, उनकी क्या डिमांड होगी, उस तरह से किस तरह से उस प्रोडक्ट का यहाँ पे सप्लाई किया जाएगा, इसको ही स्टडी करना यहाँ पे प्रोड्यूसर का काम होता है। और इससे ही वो सक्सेस होके अपना प्रॉफिट यहाँ पे लेते जाते हुए दिखाई देता है। इस तरह से हम देखें तो यहाँ पे जो सप्लाई साइड है, इस सप्लाई साइड का जो मीनिंग होता है, ये तीन तरह से यहाँ पे मीनिंग इसकी एक्सप्लेन किए जाते हैं। फर्स्टली है एग्जिस्टिंग स्टॉक, सेकेंड जनरल प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर पीरियड, और थर्ड द क्वांटिटी ऑफ अ गुड्स ब्रॉट अप फॉर द सेल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। तो इसमें जो फर्स्ट है, ये कहता है एग्जिस्टिंग स्टॉक। इसका ये मीनिंग लिया जाता है जहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर जब यहाँ पे स्टॉक यहाँ पे उसका इंक्रीज़ अगर नहीं बढ़ता है, उसकी पॉसिबिलिटी इंक्रीज़ करने की नहीं होती है, ऐसे टाइम पीरियड के अंदर जब अवेलेबल यहाँ पे जो स्टॉक होता है, इस स्टॉक को यहाँ पे सप्लाई, जब सोने के न्यू प्रोडक्शन यहाँ पे वर्ल्ड में लिए जाते हैं, तब ये टोटल स्टॉक उसका 3% से भी कम होता है। और ये इंडिया के अंदर जो परसेंटेज होता है, जो न्यू प्रोडक्शन गोल्ड का लिया जाता है, ये परसेंट लिया जाता है 0.67%। इतना यहाँ पे जो गोल्ड का न्यू प्रोडक्शन वर्ल्ड के अंदर और कंट्री इंडिया के अंदर लिया जाता है। इस तरह से जो अवेलेबल जो स्टॉक होता है, इसी को सप्लाई माना जाता है, जिसे एग्जिस्टिंग स्टॉक कहा जाएगा। सेकेंड जो मीनिंग बनता है, जो हम एग्जैक्टली मांगते हैं, जो जनरल प्रोडक्शन ऑफ द पर्टिकुलर पीरियड, ये कहता है कि जब एक ऐसे टाइम पीरियड के अंदर जब प्रोडक्शन जो लिया जाएगा, उसी को ही यहाँ पे सप्लाई माना जाएगा। एग्जांपल हम माने तो ये कहा जाएगा कि एक पर्टिकुलर एक 1 ईयर के अंदर जब इंडिया के अंदर हम समझे कि प्रोडक्शन ये जो राइस का लिया जाता है, ये
जो प्रोडक्शन लिया जाएगा ये 30 करोड़ टन यहाँ पे अर्ली यहाँ पे राइस का प्रोडक्शन लिया जाएगा। तो इसी को ही हम जो प्रोडक्शन ईयरली लेते हैं इसी को ही हम कहते हैं कि जो स्टॉक है यही स्टॉक को हम सप्लाई मान लेते हैं। बट ये एक पर्टिकुलर एक 1 ईयर का ये प्रोडक्शन होता है, इसी को यहाँ पे सप्लाई माना जाता है। इस तरह से हमारा जो थर्ड यहाँ पे मीनिंग यहाँ पे जो सप्लाई का लिया जाता है वो कहता है द क्वांटिटी ऑफ गुड्स ब्राउट अप फॉर द सेल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। इसको यही कहा जाता है कि यही सही तरीका यहाँ पे सप्लाई का माना जाता है और यही मीनिंग परफेक्टली इकोनॉमी के अंदर इस सप्लाई साइड को प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है, जहाँ पे एक प्रोड्यूसर जब यहाँ पे टोटल अपना आउटपुट लेता है और उसमें से कुछ ऐसी परसेंटेज में यहाँ पे जो सप्लाई है या हम कहें स्टॉक मार्केट के अंदर बेचता है, इसी को यहाँ पे सप्लाई कहा जाता है। अगर मान लेते हैं कि एक प्रोड्यूसर ने 50 करोड़ का टन यहाँ पे राइस का लिया है और उसमें से 30% यहाँ पे हम कहें 30 करोड़ टन यहाँ पे जो सेल मार्केट के अंदर प्रोड्यूसर करता है, तो ये जो 30 करोड़ टन का जो सेल किया जाएगा इसी को यहाँ पे सप्लाई कहा जाएगा और जो 50 करोड़ टन जो प्रोडक्शन आउटपुट लिया गया है इसको स्टॉक कहा जाएगा। तो इन शॉर्टली हम कहें मार्केट के अंदर या इकोनॉमी के अंदर द क्वांटिटी ऑफ गुड्स ब्राउट अप फॉर द सेल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, इसी को यही सही तरीका मीनिंग यहाँ पे सप्लाई का इकोनॉमी के अंदर माना जाता है। तो इस तरह से जो नेक्स्ट पॉइंट बनता है ये कहता है कि जो डिफरेंस है दोनों का, जो सप्लाई है और जो स्टॉक है ये दोनों का मीनिंग अलग होता है और दोनों भी कॉन्सेप्ट इकोनॉमी के अंदर डिफरेंटली यहाँ पे स्टडी किया जाता है। तो ये दोनों भी कॉन्सेप्ट सप्लाई और स्टॉक ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, इनका दोनों का मीनिंग अलग अलग इकोनॉमी के अंदर लिया जाता है। तो इसको हम जो डिफरेंस है यही डिफरेंस को हम एक्सप्लेन करेंगे, जहाँ पे बोथ जो यहाँ पे जो सप्लाई और स्टॉक है इसका मीनिंग यहाँ पे इस तरह से है, जहाँ पे समझते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर जब यहाँ पे किसी कमोडिटी की जो प्राइस होती है और उसकी ऐसी क्वांटिटी यहाँ पे प्रोड्यूसर मार्केट के अंदर बेचता है और जो बेचने के साथ साथ वो जो प्रॉफिट कमाता है इसी को हम कहेंगे कि ये उसने टोटल आउटपुट जो स्टॉक होता है इसमें से एक ऐसी पर्टिकुलर अमाउंट यहाँ पे सप्लाई उसने मार्केट के अंदर बेची है, इसी को ही हम कहेंगे कि सप्लाई इसे कहा जाएगा। तो अगर हम मान लेते हैं कि अगर जो प्रोड्यूसर है उसने जो टोटल आउटपुट यहाँ पे लिया है इसी को हम स्टॉक कहेंगे और स्टॉक में से एक ऐसी अमाउंट उसने मार्केट के अंदर क्वांटिटी बेची है तो उसे हम सप्लाई कहेंगे। सेकंड डिफरेंस हम कहेंगे सप्लाई ऑलवेज कम फ्रॉम स्टॉक। सप्लाई ये स्टॉक में से मार्केट के अंदर आता है, तो हम कहेंगे स्टॉक ऑलवेज ग्रेटर दैन द सप्लाई, या हम कहें सप्लाई ये कम होगा और स्टॉक ये ग्रेटर होगा, तो ये हम कहेंगे सप्लाई ऑलवेज लेस देन फ्रॉम स्टॉक। जो स्टॉक और सप्लाई इन दोनों का मीनिंग यही होता है, जो टोटल आउटपुट है वो होगा स्टॉक और उसमें से जो क्वांटिटी यहाँ मार्केट के अंदर बेची जाएगी उसे उस क्वांटिटी जो गुड्स की होगी उसे सप्लाई कहा जाएगा। थर्ड यहाँ पे जो डिफरेंस कहा जाता है, जो सप्लाई ऑलवेज कम स्टॉक फ्रॉम द स्टॉक, ये हम जब कहते हैं तो हम मानते हैं स्टॉक इज़ द सोर्सेस ऑफ द सप्लाई, क्योंकि स्टॉक ये ही जो सोर्सेस है सप्लाई का माना जाता है। तो इस तरह से जो सप्लाई है ये सप्लाई ये फ्लो ऑफ स्टॉक माना जाएगा, क्योंकि सप्लाई यहाँ पे हम स्टॉक से लेके मार्केट के अंदर बेचते हैं, तो ये सप्लाई ये फ्लो हो गया है स्टॉक का। नेक्स्ट यहाँ पे डिफरेंस यही कहा जाएगा, जब मार्केट के अंदर किसी गुड्स की अगर प्राइस बढ़ती है तो ये उसकी सप्लाई भी बढ़ती है और जो स्टॉक होता है वो कम होता हुआ दिखाई देता है। इसके अपोजिट जब यहाँ पे मार्केट के अंदर गुड्स की प्राइस कम होती है तो सप्लाई कम होता है और जो स्टॉक होता है इसकी क्वांटिटी बढ़ती हुई दिखाई देती है। नेक्स्ट डिफरेंस यह कहा जाएगा, जहाँ पे प्राइस और सप्लाई इन दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप कहा जाएगा। जब प्राइस किसी कमोडिटी की बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ता है, अगर प्राइस कमोडिटी की कम होती है तो सप्लाई भी कम होता हुआ दिखाई देता है।
बट यहाँ पे हम देखें तो जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं, ये जितना स्टॉक होगा उतना ही सब उसका सप्लाई होगा, क्योंकि जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं इसका ड्यूरेबल यहाँ पे टाइम पीरियड कम होता है, और उसकी वजह से उसकी जो टाइम पीरियड होती है उसी के अंदर उसको बेचने की ज़रूरत होती है। इसी समय हम मानेंगे जो मिल्क होता है, वेजिटेबल होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, फ्लावर होते हैं, फ़िश होते हैं, इनका टाइम पीरियड यहाँ पे लेस होता है। कम होने की वजह से जितना स्टॉक होगा उसी को सप्लाई माना जाता है। तो यहाँ पे सप्लाई और स्टॉक ये दोनों भी सेम होते हैं, जितना यहाँ पे स्टॉक होगा उसी को ही सप्लाई माना जाता है। तो इन शॉर्टली हम कहें जो पेरिशेबल जो गुड्स होते हैं ये मार्केट के अंदर जो प्राइस पे मिले उस प्राइस पे ये गुड्स को यहाँ पे बेचा जाता है, और जो प्रोड्यूसर है ये अपना प्रॉफिट अर्न करता हुआ दिखाई देता है। इस तरह से हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट बनता है ये कहता है 4 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द सप्लाई। सप्लाई के यहाँ पे 4 मेन यहाँ पे एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, और इससे ही यहाँ पे सप्लाई साइड को प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है। इसमें फर्स्ट है सप्लाई इज़ ऑलवेज शोइंग इन द टर्म्स ऑफ प्राइस। जो सप्लाई है ये किसी भी गुड्स की जब प्राइस है ये एग्जैक्टली क्या प्राइस होगी इस पे ही डिपेंड करती है, और जो सप्लाई है ये सप्लाई प्रेजेंट करता है टर्म्स ऑफ प्राइस पे। अगर हम मान लेते हैं कि अगर किसी गुड्स की अगर प्राइस ही नहीं यहाँ पे डिक्लेयर होती है तो उसका मीनिंग नहीं होगा, या हम कहें सप्लाई ये विदाउट प्राइस से एक्सप्रेस नहीं होता है। एग्ज़ाम्पल अगर मान लेते हैं नासिक के मार्केट के अंदर 10 क्विंटल यहाँ पे शुगर सप्लाई की जाएगी, अगर हम मान लेते हैं, बट यहाँ पे प्राइस ही यहाँ पे डिक्लेयर नहीं है, तो यहाँ पे 10 क्विंटल शुगर हम कौन से प्राइस रेट पे लेंगे ये मीनिंगलेस होगा। तो यहाँ पे प्राइस को मेंशन नहीं करने की वजह से उस जो सप्लाई है ये सप्लाई का मीनिंग लेस होता है, या ना के बराबर हम मान लेते हैं। सेकंड कहता है सप्लाई रिलेटेड टू द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ये सप्लाई हमेशा प्रेजेंट करता है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर, या हम कहें जो अगर टाइम चेंज होगा तो ये सप्लाई का जो प्राइस है ये भी चेंज होगा, क्योंकि सप्लाई हमेशा प्रेजेंट करता है टाइम पीरियड के अंदर। या हम मान लेते हैं ये टाइम पीरियड एक दिन का होगा, एक वीक का होगा, एक मंथ का होगा, या हम कहें एक ईयर का भी हो सकता है। ऐसे टाइम पीरियड के अंदर ही उस कमोडिटी की जो प्राइस होती है ये स्टेबल होती है, और इसी पे ही ये जो सप्लाई है ये सप्लाई प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है। अगर मान लेते हैं एग्ज़ाम्पल के लिए कि अगर 2000 रुपये एक क्विंटल शुगर अगर मिल रही है तो हम 10 क्विंटल सप्लाई इसको लेंगे, तो ये कब की बात है ये भी डिक्लेयर करना एग्ज़ाम्पल के लिए एक बेहतर तरीका होगा। ये कब का टाइम पीरियड है, एक गए साल का सिचुएशन है या एक मंथ के बाद की एक सिचुएशन है। अगर ये प्रेजेंट नहीं करेंगे ये कब ऑफ़र होगा, या हम कहें इस प्राइस ये जो क्विंटल है 2000 क्विंटल रुपीज़ में ये कब टाइम पीरियड के अंदर है, अगर इसका जो अगर टाइम पीरियड को ही प्रेजेंट नहीं करेंगे तो इसका मीनिंग नेस होता है, इसका मीनिंग कुछ भी नहीं निकल आएगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम पीरियड को यहाँ पे प्रेजेंट नहीं किया गया है। थर्ड पॉइंट बनता है सप्लाई प्रेजेंट विद द स्पेसिफिक क्वांटिटी, क्योंकि सप्लाई हमेशा यहाँ पे क्वांटिटी में ही यहाँ पे सप्लाई यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। अगर हम मान लेते हैं कि अगर हमें कोई भी यहाँ पे जो सप्लाई है ये सप्लाई अगर लेनी है तो ये हम क्वांटिटी में लेंगे, या मीनिंग उसका ये होता है कि ये प्रेजेंट करता है क्वांटिटी, ये ग्राम, केजी या टन में हम इसे प्रेजेंट करते हैं। किसी कंज्यूमर को या किसी फर्म को अगर सप्लाई यहाँ पे चाहिए तो ये क्वांटिटी में यहाँ पे प्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे इन शॉर्टली हम कहें जो सप्लाई है ये हमेशा प्रेजेंट करता है एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में, या हम कहें एक हाउस होल्ड के लिए चाहिए या किसी फर्म के लिए चाहिए, ये जो सप्लाई हमेशा प्रेजेंट करेगा क्वांटिटी में ही। और इस तरह से जो फोर्थ यहाँ पे जो एसेंशियल एलिमेंट्स है ये कहता है सप्लाई रिलेटेड टू द स्पेसिफिक प्लेस। ये भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे माना जाता है, जहाँ पे क्वांटिटी यहाँ पे जो प्राइस यहाँ पे दी गई है, टाइम पीरियड भी दिया गया है, क्वांटिटी भी दी गई है, बट यहाँ पे प्लेस को प्रेजेंट नहीं किया गया है। कहाँ पे ये जो सप्लाई है इसका प्रोवाइड होगा, यहाँ पे अगर
प्लेस को यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे तो ये सप्लाई यहाँ पे फेल करता हुआ कॉन्सेप्ट माना जाएगा। तो यहाँ पे सप्लाई को कॉन्सेप्ट को अगर फुलफ़िल करना है तो ये प्लेस को मेंशन करना इम्पॉर्टेंट माना जाता है। तो इन शॉर्टली हम कहें प्राइस, टाइम, क्वांटिटी और प्लेस, इन 4 यहाँ पे एसेंशियल एलिमेंट्स को यहाँ पे सप्लाई फुलफ़िल करता हुआ दिखाई देता है। इस तरह से हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है सप्लाई फंक्शन। सप्लाई फंक्शन यहाँ पे किस तरह से वर्क करता है, तो ये प्रेजेंट करता है एस एक्स इज इक्वल फंक्शन ऑफ पी एक्स। तो यहाँ पे एस एक्स ये प्रेजेंट करता है क्वांटिटी सप्लाई फॉर प्रोडक्ट एक्स। जो प्रोडक्ट एक्स है इसके बारे में जो सप्लाई है उसके क्वांटिटी को प्रेजेंट करता है। तो पी एक्स ये प्रेजेंट करता है प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एक्स। जो प्रोडक्ट एक्स है इसकी क्या प्राइस होगी इसको प्रेजेंट करता है। और जो एफ है ये प्रेजेंट करता है फंक्शन। तो हम मान लेते हैं जो प्राइस है ये प्राइस यहाँ पे रिलेट करती है सप्लाई को। जब यहाँ पे प्राइस में चेंज होगा तो ये चेंजेस यहाँ पे सप्लाई में भी पॉजिटिवली दिखाई देंगे। तो हम कहें जो गुड्स की जो सप्लाई है ये सप्लाई डिपेंड करती है प्राइस को और ये प्रेजेंट करता है हमेशा पॉजिटिव स्लोप में। जब यहाँ पे प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ेगा, अगर प्राइस कम होती है तो सप्लाई भी कम होगा। तो यहाँ पे प्राइस एक मेन फैक्टर यहाँ पे माना जाता है सप्लाई साइड को जो प्रेजेंट करता है। और हम मान लेते हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो वेरिएबल जो प्राइस है यही होते हैं और जो अदर फैक्टर होते हैं ये कांस्टेंट माने जाते हैं। जहाँ पे प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन एफिशिएंसी फैक्टर्स जो प्रोडक्शन फैक्टर होते हैं और उसी तरह से जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होते हैं ये भी सभी अदर फैक्टर में आते हैं जो हम मान लेते हैं कि इनमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्राइस ये वेरिएबल कांस्टेंट जो फैक्टर है माना जाएगा। जहाँ पे प्राइस में चेंज होगा तभी यहाँ पे सप्लाई में भी चेंज होगा जो पॉजिटिवली यहाँ पे रिजल्ट देता हुआ दिखाई देता है। इस तरह से हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है डेफिनेशन। डेफिनेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से इकोनॉमिक्स इस सप्लाई कॉन्सेप्ट को या हम कहें सप्लाई को किस तरह से उसका मीनिंग को यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं और इसका क्या मीनिंग यहाँ पे इकोनॉमिक्स प्रेजेंट करते हुए दिखाई देते हैं। जहाँ पे हम देखेंगे जो फर्स्टली है प्रोफेसर मियर्स। प्रोफेसर मियर्स कहते हैं सप्लाई इज़ द शेड्यूल ऑफ द अमाउंट ऑफ गुड्स दैट विल बी ऑफर्ड फॉर द सेल एट ऑल पॉसिबल प्राइस एट एनी वन इंस्टेंट एट टाइम और ड्यूरिंग एनी वन पीरियड ऑफ टाइम। इस तरह से ये कहते हैं कि मेयर्स कहते हैं कि जब यहाँ पे सप्लाई एक ऐसे टाइम पीरियड के अंदर जब यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है ये कंज्यूमर को जब ऐसे उस जो कमोडिटी है ये कमोडिटी की प्राइस को अलग अलग टाइम पीरियड के अंदर जब यहाँ पे उस कंज्यूमर के साथ डील करता है और उसको बेचते हैं तो ये बेचने वाले जो प्रोड्यूसर होते हैं ये प्रोड्यूसर किस तरह से अपना बिहेवियर यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं और कौन से प्राइस पे उस कमोडिटी की यहाँ पे सेल करते हैं, इस शेड्यूल को या हम कहें उस जो सप्लाई शेड्यूल को यहाँ पे प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है। इसी को ही यहाँ पे उन्होंने सप्लाई कहा है। इस तरह से सेकेंड बनता है प्रोफेसर लिप्से। प्रोफेसर लिप्से कहते हैं कि बाय द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी वी मीन्स द अमाउंट ऑफ दैट द कमोडिटी दैट द प्रोड्यूसर एबल टू विलिंग टू ऑफर फॉर सेल। ये कहा जाता है कि लिप्से कहते हैं कि सप्लाई एक ऐसी कॉन्सेप्ट उन्होंने प्रेजेंट की है जहाँ पे प्रोड्यूसर एक ऐसे क्वांटिटी को यहाँ पे सेल के लिए मार्केट के अंदर लाते हैं और वो कितना बेच पाते हैं और किस तरह से वो उस कमोडिटी को कौन से प्राइस पे बेचेंगे और किस तरह से प्रॉफिट लेते हैं, इसी को ही उन्होंने सप्लाई कहा है। यहाँ पे थर्ड जो यहाँ पे डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल अपना यहाँ पे जो डेफिनेशन देते हैं वो कहते हैं अदर थिंग रिमेन अनचेंज द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी राइज देन द एक्सपेंड विद द राइज इन इट्स द प्राइस एंड फॉल वेन द कॉन्ट्रैक्शन विद द फॉल इन द प्राइस। वो कहते हैं कि ऐसे टाइम पीरियड के अंदर जब अदर फैक्टर यहाँ पे कोई भी अपना रोल नहीं निभाते हैं, वो अनचेंज होते हैं या हम कहें उसे स्टेबल माना जाता है। और ऐसे टाइम पीरियड के अंदर जब सप्लाई यहाँ पे जो कमोडिटी है इसकी जब यहाँ पे जब बढ़ती है उस जब प्राइस बढ़ेगी तो उस तरह से उसका सप्लाई भी बढ़ता है और अगर प्राइस कम होती है
तो ये सप्लाई भी कम होता हुआ दिखाई देता है। और ऐसे टाइम पीरियड के अंदर जब यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है, ये प्रोड्यूसर जब ऐसी क्वांटिटी को यहाँ पे मार्केट के अंदर बेचते हैं, इसी को ही उन्होंने सप्लाई कहा है। इस तरह से हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे जहाँ पे प्रेजेंट करता है डिटर्मिनेशन फैक्टर्स ऑफ सप्लाई। सप्लाई को यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल देते हुए जो फैक्टर्स होते हैं, ये किस तरह से यहाँ पे जो सप्लाई है इस सप्लाई को प्रेजेंट करते हुए दिखाई देते हैं। तो उसमें फर्स्ट है प्राइस ऑफ कमोडिटी। प्राइस ऑफ कमोडिटी यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स माना जाता है जो मार्केट के अंदर सप्लाई को क्या डिमांड क्रिएट करेगी और किस तरह से उस क्वांटिटी में ये डिमांड क्रिएट होगी। तो अगर उस सप्लाई को अगर कोई प्राइस ही नहीं होगी तो उसका सप्लाई का मीनिंग नहीं होगा, या हम कहें उसकी वैल्यू कम होती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पे प्राइस अगर उस कमोडिटी को या हम कहें उस गुड्स को अगर प्राइस यहाँ पे टैग अगर लगता है तो उस प्राइस पे यहाँ पे सप्लाई किया जाता हुआ दिखाई देता है। तो हम कहें जो प्राइस है ये रिजर्व सप्लाई यहाँ पे माना जाता है। जो जो प्रोड्यूसर होता है, ये प्रोड्यूसर स्टॉक में से एक ऐसी क्वांटिटी यहाँ पे मार्केट के अंदर बेचने के लिए एक सप्लाई को प्रेजेंट करता है और उससे अपना प्रॉफिट लेता हुआ दिखाई देता है। बट हम देखें जो प्राइस और सप्लाई है इनमें पॉजिटिव रिलेशनशिप दिखाई देता है। जिस तरह से प्राइस अगर बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी और जो प्रोड्यूसर है ये अपना प्रॉफिट कमाएगा। तो इस तरह से प्राइस एक इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे निभाती है, जहाँ पे उस कमोडिटी की प्राइस क्या होगी उस पे उसकी सप्लाई डिपेंड करती हुई दिखाई देती है। सेकेंड पॉइंट बनता है प्राइस ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर्स। प्रोडक्शन फैक्टर्स के प्राइस भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे अदा करते हैं, जहाँ पे प्रोडक्शन फैक्टर्स के अगर प्राइस बढ़ते हैं तो उस तरह से जो सप्लाई है इसके भी प्राइस बढ़ते हैं, जो कमोडिटी के प्राइस भी बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन लेने वाले जो प्रोड्यूसर होते हैं ये उनका यहाँ पे जो मैक्सिमम लेवल का यहाँ पे जो प्रॉफिट अर्न करना यहाँ पे मेंटालिटी होती है। तो यहाँ पे हम देखें जो प्रोड्यूसर है जो सप्लाई करते हैं ये डिपेंड होती है मार्केट के अंदर किस तरह से उसकी डिमांड होगी और किस तरह से यहाँ पे प्रोडक्शन लिया जाएगा और उसका सप्लाई किया जाएगा। बट यहाँ पे हम देखें जो कोई ऐसे भी यहाँ पे प्रोड्यूसर होते हैं जो मैक्सिमम लेवल का प्रॉफिट अर्न करने के हिसाब से ही मार्केट के अंदर आते हैं और अपना जो यहाँ पे सप्लाई होता है ये होल्ड करते हैं और ये स्टॉक को यहाँ पे मार्केट के अंदर बेचने के लिए नहीं लाते हैं। जब उसकी डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी तब ये मार्केट के अंदर सप्लाई उसका रिलीज़ करते हैं और उसी तरह यहाँ पे उस सप्लाई की या हम कहें उस गुड्स की प्राइस बढ़ा देते हैं और मैक्सिमम लेवल का प्रॉफिट यहाँ पे अर्न करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मार्केट के अंदर ऐसे भी जो प्रोड्यूसर होते हैं जो अपनी मेंटालिटी या हम कहें वो मिनिमम लेवल का यहाँ पे प्रॉफिट लेके सेटिस्फाइड होते हुए दिखाई देते हैं। तो वो प्राइस अपनी कमोडिटी की कम करते हैं और सप्लाई बढ़ा देते हैं और इस तरह से एक जो सेटिस्फाइड मिनिमम लेवल का प्रॉफिट लेके भी कोई प्रोड्यूसर यहाँ पे अपना यहाँ पे प्रॉफिट लेके यहाँ पे सेटिस्फाई होता हुआ दिखाई देता है। थर्ड पॉइंट कहता है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी भी एक इम्पॉर्टेंट रोल सप्लाई इंक्रीज करने में और डिक्रीज करने में इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। अगर सप्लाई में अगर चेंज होगा तो ये डिपेंड करेगा कि टेक्नोलॉजी में चेंज होने की वजह से इफ़िशियंसी टेक्नोलॉजी की बढ़ने की वजह से ही सप्लाई में यहाँ पे चेंज आता हुआ दिखाई देता है जो पॉजिटिवली होगा। वैसे हम माने कि जो सप्लाई है ये डिपेंड होता है टेक्नोलॉजी पे और ये टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो सप्लाई भी चेंज होती हुई दिखाई देती है जो पॉजिटिवली साइन यहाँ पे माना जाएगा। तो उसके वजह से हम देखें अगर टेक्नोलॉजी एक बेहतर तरीके से वर्क करती है तो इसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट होता है ये कम आता है और उसका प्रोडक्शन लेने के लिए जो टाइम पीरियड है ये भी कम आता हुआ दिखाई देता है। तो एक नया यहाँ पे इनोवेशन यहाँ पे प्रेजेंट करता है टेक्नोलॉजी को, जहाँ पे टेक्नोलॉजी ने फूड रिवोल्यूशन प्लास्टिक का मल्टीपल यूज़ को यहाँ पे प्रेजेंट किया है और उसी तरह से यहाँ पे जो टेक्निकली यहाँ पे जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करने में टेक्नोलॉजी ने हेल्प करते हुए दिखाई दिया है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है लेवल ऑफ टैक्सेशंस। लेवल ऑफ टैक्सेशन भी एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है जहाँ पे डिपेंड करेगा कि किस तरह से सप्लाई बढ़ेगा या घटेगा। तो ये डिपेंड करती है गवर्नमेंट की पॉलिसी को। अगर गवर्नमेंट ने पॉलिसी को टैक्स यहाँ पे बढ़ाया होता है
तो यहाँ पे प्रोडक्शन कम होगा और सप्लाई भी ऑब्वियसली कम होता हुआ दिखाई देता है। अगर यहाँ पे गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अगर टैक्सेस कम किए हैं तो प्रोडक्शन बढ़ेगा और इसका रिज़ल्ट यहाँ पे सप्लाई बढ़ता हुआ दिखाई देती है। तो इस तरह से अगर गवर्नमेंट ने अगर सब्सिडी दे के मोटिवेशन करते हुए अगर जो इनोवेशन करने वाले जो एंटरप्रेन्योर होते हैं इनको अगर सब्सिडी देते हुए अगर उनको मोटिवेट करेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्शन और भी बेहतर तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा जहाँ पे लेवल ऑफ टैक्सेशन ये किस तरह से वर्क करेगा और गवर्नमेंट किस तरह से यहाँ पे सूट देती है ये भी इम्पोर्टेंट माना जाएगा कि किस तरह से लेवल ऑफ टैक्सेशन ये भी इम्पोर्टेंट रोल निभाता है जहाँ पे प्रोडक्शन जो सप्लाई बढ़ेगा या घटेगा। नेक्स्ट पॉइंट बनता है वेदर कंडीशन। वेदर कंडीशन ये भी इम्पोर्टेंट मानी जाएगी जहाँ पे इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ये पूरी तरीके से डिपेंड होता है उसका सप्लाई बढ़ने में वेदर पे, क्योंकि वेदर पे ही डिपेंड करेगी जो रेनी है क्लाइमेट है ये सभी डिपेंड करती है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को लेने के लिए। या हम कहें राइस हो, वीट हो, कई और वेजिटेबल हो, ये सभी डिपेंड करते हैं जो वेदर की कंडीशन किस तरह से है। अगर पॉजिटिवली होता है तो ये प्रोडक्शन बढ़ता है, अगर कोई प्रॉब्लम अगर क्रिएट होती है बारिश कम होना या ज़्यादा बारिश होना, फसलें बह जाना, तो इस तरह की कई प्रॉब्लम की वजह से प्रोडक्शन कम होता है। और यह पूरी तरीके से अब तक 80% यहाँ पे जो फार्मर होते हैं डिपेंड होते हैं वेदर कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट बनता है टेस्ट प्रेफरेंस और फैशन। इस तरह से हम देखें तो ये एक डिमांड साइड को प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है, बट जब मार्केट के अंदर डिमांड अगर किसी चीज़ की अगर बदलती है और ये बढ़ेगी पॉजिटिवली तो ये डिमांड बढ़ने की वजह से भी यहाँ पे सप्लाई साइड को प्रेजेंट करता हुआ इंक्रीज करता हुआ दिखाई देता है। अगर लोगों की टेस्ट प्रेफरेंस फैशन में चेंज होगा तो लोग डिमांड करेंगे और इससे उस प्रोडक्शन यहाँ पे बढ़ाया जाएगा और सप्लाई यहाँ पे बढ़ता हुआ ही दिखाई देगा। तो इस तरह से मार्केट के अंदर जो कंज्यूमर है इनको एग्जैक्टली क्या चाहिए और ये जानने की कोशिश अगर जो प्रोड्यूसर है ये अगर पहचानेगा, वो क्लू अगर लेगा तो उससे वो प्रोडक्शन लेगा और उससे सप्लाई साइड बढ़ती हुई दिखाई देती है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है ट्रांसपोर्टेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल इंडिया के अंदर निभाती है, जहाँ पे हम कहें किसी भी कंट्री के अंदर भी निभाती है, बट डेवलपिंग कंट्री के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट ये इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है जहाँ पे सप्लाई साइड को प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है। अगर किसी कंट्री के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन के जो वे होते हैं ये और भी बेहतर और डेवलप अगर होंगे तो ये रोड की कंडीशन अगर अच्छी होती है तो ये ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट कम आता है और ये सप्लाई और भी बेहतर तरीके से शहर में नहीं गांव तक जाता हुआ सप्लाई साइड दिखाई देता है। बट उसके अपोजिट अगर रोड साइड ये या हम कहें रोड की कंडीशन अगर ख़राब होती है तो इसकी वजह से जो कॉस्ट है ये कॉस्ट भी ये इंक्रीज होगा और जो प्रोडक्शन है ये प्रोडक्शन की सप्लाई शहर से लेके गांव तक जाता हुआ या गांव से शहर तक आता हुआ जो सप्लाई साइड है ये पूरी तरीके से फेल होता हुआ या हम कहें उसका जो कॉस्ट है ये कॉस्ट बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो इन शॉर्टली हम कहें जो ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट है ये भी यहाँ पे इम्पैक्ट करता हुआ दिखाई देता है किसी भी गुड्स की प्राइस इंक्रीज होने में। तो अगर गुड्स की प्राइस अगर बढ़ती है तो यहाँ पे सप्लाई यहाँ पे उसका जो प्राइस है ये भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है लॉ एंड ऑर्डर। किसी भी कंट्री की अगर लॉ एंड ऑर्डर किस तरह से यहाँ पे अच्छी तरीके से वर्क कर रही है ये भी डिपेंड करेगी यहाँ पे सप्लाई साइड को इंक्रीज करने में। अगर किसी कंट्री की पॉलिटिकली लॉ एंड ऑर्डर को यहाँ पे मेंटेन करना उस कंडीशन में अगर अच्छी तरीके से अगर होती है तो उस तरह से किसी भी गुड्स की प्रोडक्शन और उसका डिस्ट्रीब्यूशन इजीली और बेहतर तरीके से किया जाएगा। बट इसके अपोजिट अगर किसी कंट्री की पॉलिटिकल लॉ एंड ऑर्डर अगर ख़राब है, अच्छी तरह से मेंटेन नहीं हो रही है तो ये प्रोडक्शन लेने में और उसका डिस्ट्रीब्यूशन करने में और भी दिक्कत दे सकती है और जिससे सप्लाई साइड इंक्रीज होने में दिक्कत दे देती है। इस तरह से नेक्स्ट पॉइंट बनता है रिलेशनशिप ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये कहता है कि अगर वर्कर और ओनर में उनका रिलेशनशिप अगर अच्छा होता है तो ये लेबर और भी बेहतर तरीके से अपनी एफिशिएंसी बढ़ाते हैं और इसका पॉजिटिवली रिज़ल्ट ये दिखाई देता है कि उस गुड्स की प्रोडक्शन बढ़ती है और सप्लाई साइड इंक्रीज होता हुआ दिखाई देता है। बट इसका अपोजिट अगर
इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर डिस्प्यूट अगर होते हैं तो इसकी वजह से यहाँ पे स्ट्राइक होती है, लॉकआउट होता है, जो इंडस्ट्री होती है ये डिस्ट्रॉय होती हुई दिखाई देती है। तो इस तरह से एक रिलेशनशिप जो लेबर या हम कहें वर्कर और ओनर के बीच में रिलेशनशिप ये बेहतर तरीके से किसी भी कंट्री की इंडस्ट्री को यहाँ पे ग्रोथ देने में हेल्पफुल होती है। इसका रिजल्ट यहाँ पे सप्लाई साइड इंक्रीज होने में भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है एग्रीमेंट बिटवीन द प्रोड्यूसर्स। मार्केट के अंदर सभी यहाँ पे प्रोड्यूसर अगर इंडिविजुअल अगर अपनी प्राइस को डिसाइड करते हैं तो इस तरह से प्राइस वॉर मार्केट के अंदर हो सकता है। ये प्राइस वॉर ये किसी भी मार्केट के अंदर सूटेबल कंडीशन या पॉजिटिवली साइन नहीं देता हुआ दिखाई देता है। अगर मार्केट के अंदर सभी यहाँ पे प्रोड्यूसर अगर एग्रीमेंट करते हुए एक साथ आते हुए एक दूसरे के साथ समझौता कर लेते हैं तो इससे उन सभी यहाँ पे जो प्रोडक्शन लेने वाले हैं इनको यहाँ पे हेल्पफुल होता हुआ दिखाई देता है, जहाँ पे वो क्रिएट करते हैं कार्टेल या ग्रुप को और एक डिसीजन लेते हुए प्राइस को मेंटेन करते हैं और मार्केट के अंदर एक ही प्राइस को लेके हर प्रोडक्शन यहाँ पे प्रोड्यूसर इसी प्राइस लेवल पे यहाँ पे सेल करता हुआ दिखाई देता है। जो इम्पोर्टेंट माना जाएगा कार्टेल इस या हम कहें उस ग्रुप को जो मेंटेन करते हैं एग्रीमेंट बिटवीन प्रोड्यूसर। नेक्स्ट पॉइंट बनता है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। जो प्राइस होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स के ये भी एक इम्पैक्ट करते हुआ दिखाई देता है कि जब हम जो कंज्यूम कर रहे हैं एक्चुअली वो गुड्स की क्या प्राइस है और हमारे अल्टरनेटिव या हम कहें जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है इसकी क्या प्राइस है। इन दोनों गुड्स में अगर प्राइस में चेंज होंगे तो ये सब्स्टिट्यूट गुड्स इम्पैक्ट करता हुआ दिखाई देता है। ते है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस अगर कम और भी होती है और बेहतर तरीके से ये कंज्यूम किया जा सकता है तो इसकी डिमांड बढ़ सकती है और इसका सप्लाई भी बढ़ सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट यहाँ पे रोल निभाएगा प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। नेक्स्ट पॉइंट बनता है टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। अगर टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट की जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन है जो लेवल है सप्लाई का अगर इसमें चेंज होता है तो सप्लाई में भी चेंज होगा और जो कम्युनिटी है या गुड्स है उसकी प्राइस भी बढ़ती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पे जो लेबर के वेजेस है ये अगर बढ़ते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के कॉस्ट अगर बढ़ते हैं, लैंड के प्राइस बढ़ते हैं, कैपिटल पे इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, ये अगर बढ़ते हैं तो ये सभी का इम्पैक्ट यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन हम जब लेंगे तो उसके कॉस्ट इंक्रीज़ होते हैं और ये इंक्रीज़ होने के साथ साथ यहाँ पे जो गुड्स है उसके भी प्राइस बढ़ सकते हैं। बट यहाँ पे माना जाएगा कि कम से कम यहाँ पे कॉस्ट है ये कम किया जाए और प्रोडक्शन ज़्यादा लिया जाए जिससे सप्लाई साइड और भी बेहतर तरीके से इंक्रीज़ करता हुआ दिखाई दे। तो ये टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे इम्पैक्ट यहाँ पे सप्लाई साइड पे डालने की वजह बन जाती है। और जो लास्ट पॉइंट कहता है प्रोड्यूसर मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी ऑब्जेक्टिव्स, ये हमें कहता है कि जब प्रोड्यूसर यहाँ पे मैक्सिमम लेवल की यहाँ पे जो प्रॉफिट है लेने के अगर ऑब्जेक्टिव अपने माइंड में लेके माइंडसेट करता हुआ दिखाई देगा तो यहाँ पे ये भी इम्पैक्ट दिखाई देगा। अगर हम मान लेते हैं मार्केट के अंदर ऐसे जो प्रोडक्शन लेने वाले जो प्रोड्यूसर होते हैं ये अगर मैक्सिमम लेवल का अगर प्रॉफिट लेना चाहेंगे तो वो मार्केट में से स्टॉक को यहाँ पे होल्ड करते रखेंगे और मिनिमल लेवल का सप्लाई मार्केट के अंदर निकालेंगे और जिससे जब स्टोरेज यहाँ पे कम होगा तो यहाँ पे शॉर्टेज अगर कम होता है सप्लाई का तब यहाँ पे उसकी प्राइस बढ़ेगी तो यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे प्रोड्यूसर का बनता हुआ दिखाई देता है। बट कई यहाँ पे ऐसे भी जो प्रोड्यूसर दिखाई देते हैं जो अपने गुड्स की प्राइस कम करते हैं और प्रोडक्शन यहाँ पे ज़्यादा करते हैं और सप्लाई बढ़ाते हैं और इस तरह से वो अपना प्रॉफिट अर्न करते हुए भी दिखाई देते हैं। उनका माइंडसेट यही होता है कि अब कम से कम यहाँ पे जो कॉस्ट है ये बेहतर तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट करे और अपना जनरली यहाँ पे जो आने वाला जो प्रॉफिट है इसको अर्न करे और सेटिस्फाइड रहने की कोशिश करे। ऐसे भी यहाँ पे मार्केट के अंदर जो प्रोड्यूसर होते हैं ये भी दिखाई देते हैं। तो इस तरह से प्रोड्यूसर का जो माइंडसेट क्या है ये मैक्सिमम लेवल का प्रॉफिटेबल ऑब्जेक्टिव अगर उनका होता है तो ये भी यहाँ पे चेंज करता हुआ सप्लाई साइड को दिखाई देता है। तो इस तरह से जो डिटर्मिनेशंस है
फैक्टर जो माने जाएंगे यहाँ पे सप्लाई साइड को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, तो ये भी इन सभी का पॉइंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। जहाँ पे सप्लाई बढ़ेगी या घटेगी ये भी इम्पोर्टेंट माना जाएगा। इस तरह से कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई के अंदर पार्ट 1 में हमने ये मीनिंग या हम कहीं इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, डिफरेंस बिटवीन द सप्लाई एंड स्टॉक और फैक्टर्स ऑफ डिटर्मिनेशन वर्क जो मार्केट के अंदर किस तरह से सप्लाई को प्रेजेंट करते हैं, ये हमने पार्ट 1 में तो देख लिए। कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई के पार्ट 2 में हम देखेंगे सप्लाई शेड्यूल, जिसमें इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, मार्केट सप्लाई शेड्यूल, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन द सप्लाई और इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इन सप्लाई। इन कॉन्सेप्ट को हम पार्ट 2 में देखेंगे और पार्ट 3 में हम देखेंगे लॉ ऑफ सप्लाई को और पार्ट 4 में हम प्रेजेंट करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।